हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में कोई स्टॉक की स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, बट सबसे जो मेन टॉपिक है कि हाउ टू बी सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग, और जो मेरी पर्सनल फेवरेट स्ट्रेटेजी है जिससे मैं अपनी मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स लेता हूँ वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मेन की प्रॉफिटेबल कैसे हुआ जाए, कुछ सिंपल लेसन्स जो बहुत ही सिंपल सुनने में लगेंगे बट उनको मेजोरिटी ऑफ द लोग इग्नोर करते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो सपोज करो आपके पास कुछ स्टॉक फिल्टर आउट हुए, 8 या 10 स्टॉक के आपने नाम कहीं से सुने, या तो किसी ने आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोला, या फिर आपने खुद से न्यूज में या इधर उधर से, या फिर थोड़ा बहुत screener.in पे जाके कुछ फंडामेंटल्स नंबर्स वगैरह चेक करके कुछ 5-7 स्टॉक आइडेंटिफाई करे जो आपको सही लगे, और उनमें आपने फिर इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद आपको 2-3-4 साल हो गया, उन स्टॉक्स में आपका ना तो पैसा बन रहा है और वो स्टॉक नीचे जाते जा रहे हैं, और आप बहुत सारे स्टॉक्स में एवरेजिंग भी करते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो लॉस में चलते जा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो लोग जब अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं तो मैक्सिमम लोग रिलैक्सो फुटवेयर्स इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, ऐसी कई सारी कंपनी है, जैसे TCS में बहुत सारे लोग इन्वेस्टेड हैं और उसमें फंसे हुए हैं। तो ये सब गलती ना करें, या फिर कौन सी ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से हम लोग का पैसा अटका हुआ है कई सालों से और क्यों प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, तो वो चीजें का कारण क्या है उन चीजों का। तो सबसे पहले अगर आपको सपोज करो, जो मैं बात कर रहा था 7-8 स्टॉक्स आपने कहीं से सुने, फिल्टर आउट किए और अब आपने उनमें इन्वेस्ट करने की सोचा। सपोज करो TCS के बारे में ही आपने सुना, आपने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा, आपको कंपनी अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि इसमें तो सभी अच्छा है, तो आपने झट से उसमें फिर पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि फेमस स्टॉक भी है, इसका बिजनेस भी फेमस है और आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फेमिलियर हैं, तो इस वजह से आपने इन्वेस्ट कर दिया। सेम ही रिलैक्सो जैसी कंपनीज हैं, जब रिलैक्सो के बारे में कोई बात करता है मीडिया में या फिर आपके दोस्त लोग, और आपने खुद भी रिलैक्सो की चप्पल वगैरह पता है कि ये चप्पल के बिजनेस में है, चप्पल बेच के पैसा कमाते हैं, तो आपने थोड़े बहुत उसके फाइनेंशियल्स देखे कि रिलैक्सो क्या बिजनेस करती है, रिलैक्सो के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखी 3-4, हाँ अच्छी खासी सेल्स है, साल का 150-200 प्रॉफिट कमाती है, और पहले 300 करोड़ कमाया और फिर से अभी 300 करोड़ कमाएगी, और शेयर प्राइस इसका भी नीचे आ गया है 2-3 साल में, तो क्यों ना मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूं और फिर जब ये ऊपर जाएगा तो मैं पैसा कमा लूंगा। मेजॉरिटी यही सोच के इन्वेस्ट करते हैं, और ज्यादातर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनसे वो थोड़े फेमिलियर होते हैं, जिनका उनको कहीं ना कहीं बिजनेस पता है। जैसे वर्लपूल हो गई, वर्लपूल के बारे में सबने पता है कि फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन सेल करती है, और इसका अगर चार्ट देखेंगे तो ये 3-4 साल में लगभग 2200 से 800 के आसपास आ गया। तो ऐसी कंपनी में बहुत लोग इन्वेस्टेड हैं। उसका भी यही कारण है कि कहीं ना कहीं से स्टॉक के बारे में सुना, फिर उसके थोड़े नंबर्स देखे कि हाँ इतना प्रॉफिट कमाती है, स्टॉक नीचे आ गया तो इसको ले लें, ये ऊपर जाएगा तो पैसा कमा लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको 8-10 स्टॉक के बारे में पता ही है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को उतने ही बारे स्टॉक्स के बारे में पता होता है, 10-15 स्टॉक्स के बारे में पता चला, खुद से रिसर्च करी, उन 15 में से 10 स्टॉक अच्छे लग गए, तो अब क्या है, बिना सोचे समझे उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर डेली उसके स्टॉक प्राइस को देखते हैं कि अब ये ऊपर कब आएगा, और वो नीचे जाता रहता है, और उसमें एवरेज करते रहते हैं बिना कुछ ये सोचे समझे कि आगे क्यों उसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। तो अगर आपके पास 15 स्टॉक्स फिल्टर आउट हुए, या कहीं से आपने सुना, आपने 10 उनमें से अच्छे लगे और आपने 10 में ही इन्वेस्ट कर दिया, सपोज करो आपका 10 का ही पोर्टफोलियो है, तो इस केस में मान लेते हैं कि उन 10 स्टॉक्स में आपने पैसा लगाया और आपका जो प्रॉफिटेबल होने का नंबर है 10 में से अगर 4-5 स्टॉक में आप प्रॉफिटेबल होते हैं, तो आपका सक्सेस रेशियो मान लो 40% हो गया। 4 स्टॉक अगर सही रहते हैं, मतलब सही टाइम पे उन्होंने सही रिटर्न दिया, ऐसा नहीं है कि 5-7 साल में 10-15% रिटर्न दिया, यानी कि एक अच्छे खासे पीरियड में अच्छा खासा रिटर्न दिया, मान लो 6 महीने में 20% दिया, या फिर 1 साल में 30-40% दिया, और वो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो उन ट्रेड्स को सक्सेसफुल मानेंगे, बाकियों को नहीं। तो अगर आपकी 10 में से 4 ट्रेड सक्सेसफुल रहती हैं, आप सही टाइम पीरियड में सही प्रॉफिट बुक कर लेते हो, तो सपोज करो आपका, मैं मान लेता हूँ सक्सेस रेशियो X% है, जितना भी हो सकता है अभी तक आपका चल रहा हो, 10 में से अगर आपकी 5 ट्रेड प्रॉफिटेबल होती है तो 50% हो गया, उसको हमने X मान लिया, जितना भी है आप इररिस्पेक्टिव, किसी का ज्यादा हो सकता है किसी का कम आज की डेट में। तो अब इसको बढ़ाया कैसे जाए सक्सेस रेशियो को, तो इसका सिर्फ एक तरीका है। मान लो अगर आपके पास अभी 15 स्टॉक्स आपने इधर उधर से सुने या फिर खुद से स्टडी करके उसमें से 10 में पैसा लगाया, अभी मान लो मैं आपको 30 स्टॉक्स बताता हूँ कि ये 30 स्टॉक्स अच्छे हैं, आप उनके बारे में पढ़ते हो, और कहीं ना कहीं अगर हम जब कम स्टॉक्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें वो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो हम उसकी तरफ बायस्ड हो जाते हैं और उसको खरीदने पे मजबूर हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको 30 स्टॉक्स के बारे में बताऊं कि अच्छे हैं, हालांकि इन्वेस्ट आपको 10 ही स्टॉक में करना है अभी भी, तो उस केस में क्या करोगे, आप 30 स्टॉक्स के बारे में पढ़ोगे,
आपको कुछ अच्छे लगे, कुछ नहीं, हो सकता है 20-25 आपको अच्छे लगे। अब उन 20-25 में से आप 10 स्टॉक्स को सिलेक्ट करोगे ट्रेड करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इंश्योर करोगे कि उस 20-25 में से जो टॉप के आपको 10 अच्छे लग रहे हैं उसमें आप इन्वेस्ट करोगे। जाहिर सी बात है सभी लोग उसी में करेंगे। जितनी भी किसी की नॉलेज है स्टॉक्स के बारे में, ज्यादा या कम, वो सब अपनी नॉलेज के हिसाब से इंश्योर करेगा कि मैं बेस्ट 10 स्टॉक्स में लगा रहा हूं। तो उसका सक्सेस रेशियो पहले अगर X% था 100 में से प्रॉफिटेबल होने का, तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि उसका सक्सेस रेशियो X से इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा X% से, क्योंकि पहले वो 12-13 स्टॉक्स में से टॉप 10 सिलेक्ट कर रहा था। अब उसका ट्रेडिंग यूनिवर्स थोड़ा बढ़ गया है, 30 स्टॉक्स उसने आइडेंटिफाई किए या कहीं से सुने या जो भी किया, उसमें से उसने बेस्ट 10 सेलेक्ट करे। अब ऑटोमेटिक चांस ज्यादा होगा कि उसने बेस्ट 10 सेलेक्ट करे होंगे और जो बेकार कुछ स्टॉक्स थे उसमें उसका पैसा लगने से बच गया। अगर कोई सिमिलरली और ज्यादा रिसर्च करता है और ज्यादा पढ़ता है या और कहीं से उसको मीडिया वगैरह से ज्यादा स्टॉक्स के बारे में पता चलता है, तो अब उसके पास 50-60 स्टॉक्स की लिस्ट है, उसमें से फिर उसको 10% ही सिलेक्ट करने हैं, 10 ही स्टॉक्स सिलेक्ट करने हैं। तो वो फिर से इंश्योर करेगा इस बारी कि उन 50-60 में से टॉप के 10% टॉप 10 स्टॉक्स में सिलेक्ट करूं जो मुझे बेस्ट लग रहे हैं उस टाइम पे। तो इस केस में उसका सक्सेस रेशियो और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो 50-60 जो ऑलरेडी अच्छे स्टॉक्स थे या उसने फिल्टर आउट करे थे या तो किसी स्क्रीनर क्वेरी से या फिर रैंडमली उसने सुना होगा, तो वो 10 जो सिलेक्ट करेगा उसमें से वो इंश्योर करेगा कि उन 50-60 में से वो बेस्ट 10 हैं। तो इस केस में उसका सक्सेस रेशियो सिंपल सी बात है थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपना स्टडी और स्टॉक यूनिवर्स थोड़ा बढ़ाना है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स पता हो और आप ज्यादा ऑप्शन आपके पास हो सिलेक्ट करने के और उसमें से आप अच्छा सिलेक्ट करें। ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है, लेकिन काफी लोग इसको इग्नोर करते हैं। स्टॉक्स की दुनिया में अगर आपको कुछ ऑनलाइन खरीदना है अमेज़न फ्लिपकार्ट से, सपोज करो आपको एक बैग खरीदना है, तो आप 10-15 बैग को अच्छे से सर्च करोगे, उनको एनालाइज करोगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी अच्छा है, 100 क्राइटेरिया लगा के आप तब बेस्ट सेलेक्ट करोगे। तो आपका जो खरीदने का अच्छा बैग खरीदने का सक्सेस रेशियो है वहां पे ज्यादा होता है। तो इसलिए अगर आप सेम चीज अपने स्टॉक्स में भी करो कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास स्टॉक्स का ऑप्शन हो, उसमें से आप बेस्ट सेलेक्ट करके इन्वेस्ट करो, तो आपका सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा। सपोज करो वर्लपूल ही आपने सेलेक्ट किया है, मान लो आपको किसी ने बताया कि वर्लपूल अच्छी कंपनी है और आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा और डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दिया। बट अगर आप अपना थोड़ा सा यूनिवर्स बढ़ाते, इस केस में कैसे बढ़ा सकते हैं स्टॉक्स का यूनिवर्स? सिंपल, आप पेयर सेक्शन में गए और आपने जो सिमिलर बिजनेस हाउस होल्ड एप्लायंस में कंपनी है जो सिमिलर टाइप्स के प्रोडक्ट बेचती है, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, वोल्टास, ब्लू स्टार, तो वर्लपूल में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये जो पेयर कंपनीज हैं सिंपली इनको भी उससे कंपेयर करो वर्लपूल से। उसके बाद डिसाइड करो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि वाई वर्लपूल, वाई नॉट LG इलेक्ट्रॉनिक्स, वाई नॉट वोल्टास, वाई नॉट ब्लू स्टार। तो सिंपली आप जब इस कंपनी को सिमिलर सेगमेंट की कंपनी से कंपेयर करेंगे तो आपको पूरे सेक्टर का भी आइडिया होगा कि पूरे सेक्टर में क्या चल रहा है। उसके बाद आपको हो सकता है वर्लपूल से अच्छी दूसरी लग जाए, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन हो जाएगा वर्लपूल सेलेक्ट करूं या वोल्टास करूं या फिर LG इलेक्ट्रॉनिक्स करूं। तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपकी जो ट्रेड के सक्सेसफुल होने के कारण चांसेस हैं वो थोड़े बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने अच्छे से सिलेक्ट किया है। सेम ही अगर रिलैक्सो का भी केस देखें तो रिलैक्सो में इन्वेस्ट करने के लिए आपको लगा कि रिलैक्सो अच्छी कंपनी है, बट आप फुटवेयर सेक्शन में गए, सारी जो लिस्टेड कंपनीज हैं फुटवेयर की, उनसे कंपेयर किया रिलैक्सो को, और उसके बाद आप एक अच्छे तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि फुटवेयर इसमें से कौन सी बेस्ट कंपनी है। अब उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं है वो बात की बात है, वो पूरे सेक्टर का एनालिसिस है कि ये सेक्टर ग्रो करेगा कि नहीं, क्या इस सेक्टर में भी इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं, क्या इसमें स्लो डाउन तो नहीं है, वो बात की बात है। बट एटलीस्ट आप फुटवेयर सेक्शन की तो सेगमेंट की तो कम से कम बेस्ट कंपनी चूज कर पाओगे अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है फुटवेयर सेक्शन में। तो सिंपली ये एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है कि हमें ज्यादा से ज्यादा कंपनी हमारे पास होनी चाहिए चूज करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। एक बारी आपने डिसाइड कर लिया कि इतने स्टॉक्स में अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा, तो उसके बाद फिर आपको इंश्योर करना है कि टॉप स्टॉक्स ही मैं अपने पोर्टफोलियो में रखूं, जिसमें थोड़ा सा भी डाउट है उसको बाहर रखूं। तो मैक्सिमम आपको रीड करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको अपना ट्रेडिंग यूनिवर्स बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने सोचा है कि मैं सिर्फ निफ्टी 50 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करूंगा या फिर जो मेरा जो रिस्क की जो प्रोफाइल है मैं ज्यादा ड्रॉ डाउन नहीं देख सकता, मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट कर सकता, या फिर मैं सिर्फ मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो वो आपने जो भी डिसाइड किया, सपोज करो आपने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ फिलहाल निफ्टी 50 में ही ट्रेड करूंगा या फिर निफ्टी
50 से ही मैं धीरे धीरे अपना जो स्टॉक्स रीड करने की जर्नी है वो स्टार्ट करना चाहता हूँ, और जो कि बेस्ट अप्रोच भी है निफ्टी 50 से स्टार्ट करना। तो यहाँ पे स्क्रीनर पे जाके आपने निफ्टी 50 खोला और आपने मान लो आपने 10 ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो, और निफ्टी 50 के करना है, तो आप सारे स्टॉक्स हैं जो यहाँ पे निफ्टी 50 के, इनमें एक एक से गो थ्रू हैं, एक एक स्टॉक्स को रीड करें, उसको ओपन करके इन स्टॉक्स में कोई भी स्क्रीनर क्वेरी की फिल्टर नहीं लगाएं कि आरओसी इतनी होनी चाहिए, डेट टू इक्विटी इतनी होनी चाहिए, ऑल टाइम हाई से इतना डाउन होना चाहिए। आपको सारे पढ़ने हैं, पहले सबके बिजनेस देखने हैं कि क्या बिजनेस कर रहे हैं, और इसमें से फिर आपको 10 बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जो आपको अभी सही लग रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट करना है। तो ये आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। बाकी इन सब स्टॉक्स में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है या फिर कौन सी मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, वो आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको सारे स्टॉक्स धीरे धीरे करके पढ़ने हैं, और स्क्रीनर्स पे अगर जाके हम कोई क्वेरी यहाँ पे लगाते हैं कि ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए नेट प्रॉफिट जिनका 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, या फिर 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, या फिर इनकी जो डेट टू इक्विटी है वो 2 से कम होनी चाहिए, ये सब फिल्टर नहीं लगाने हैं आपको स्टार्टिंग में। अगर आप ये सब फिल्टर लगाते हो तो आप बहुत सारी अच्छी कंपनीज को मिस कर दोगे, क्योंकि सपोज करो कोई कंपनी अपने अभी ग्रोथ फेस में है, कैपेक्स कर रही है बहुत ही हैवी, अपने फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा रही है, तो उस केस में हो सकता है उसने डेट ली हुई हो, तो फ्यूचर में हालांकि वो डेट उसके एसेट्स बढ़ाने में काम आ रही है और फ्यूचर में उसकी सेल्स और प्रॉफिट बढ़ाएगा, बट आपने पहले ही फिल्टर लगा दिया कि डेट टू इक्विटी कम होनी चाहिए इतनी, और उसकी अगर डेट टू इक्विटी कम हुई तो फिर वो आपकी लिस्ट में कभी आ ही नहीं पाएगा। तो स्क्रीनर क्वेरी एक स्पेसिफिक टाइप के स्टॉक्स ढूंढने में बहुत हेल्प करती है, बट ऐसा नहीं है कि वो बेस्ट स्टॉक्स हैं। अगर मैं सर्च करता हूँ कि मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जिनकी प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से कम है, तो ये सिर्फ वैसे ही स्टॉक देगा जिनकी प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से कम है, बट जरूरी नहीं है कि जो मैंने क्वेरी लगाई है वो सारे बेस्ट स्टॉक्स सिलेक्ट करके दे देगा। तो स्क्रीनर क्वेरी आपके बहुत सारे स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर देती है, इसलिए स्टार्टिंग में धीरे धीरे अपना स्टॉक यूनिवर्स बढ़ाएं। सबसे पहले निफ्टी 50 से ट्रेड करें, निफ्टी 50 से स्टार्ट करें, निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स पढ़ें, उसमें से 5-10 जो आपको बेस्ट लगे उनको फिल्टर आउट करो। ऐसे करते करते ओवर द ईयर्स आप निफ्टी 50 से निफ्टी 100, निफ्टी 150, निफ्टी 200, 250, 500 ऐसे करते करते निफ्टी टोटल मार्केट कैप जिसमें 750 स्टॉक्स हैं वहां तक पहुंचेंगे। ये कोई स्लो प्रोसेस, कोई फास्ट प्रोसेस नहीं है, इसमें टाइम लगता है, स्लो प्रोसेस है, 3-4-5 साल लग सकते हैं आपको, बट आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे कि जो मेरी स्ट्रेटेजी है सबसे फेवरेट, जिस बेस पे मैं मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स लेता हूँ, वो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड है जो बहुत ही लोग इग्नोर करते हैं। अगर हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि वो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, बट वो ऊपर जाएगा क्यों? सिंपल सी बात है, वो ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि हम उसके शेयर होल्डर हैं और वो अपनी कंपनी प्रॉफिट बढ़ाएगी, तो जब वो अपना प्रॉफिट बढ़ाएगी तो कंपनी के शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, तो इसके चलते स्टॉक ऊपर जाएगा। बट ऊपर जाने के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? अगर मैं भारतीय एयरटेल को खोलूं तो सबसे मेन पॉइंट किसी भी कंपनी के स्टॉक का ऊपर जाना है प्रॉफिट बढ़ाना, और प्रॉफिट बढ़ाने का सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि उस कंपनी की सेल्स या फिर रेवेन्यू बढ़ना। बिना सेल्स और रेवेन्यू बढ़े भी प्रॉफिट ऊपर जा सकता है। अगर कंपनी कॉस्ट कटिंग करे, अपना जो प्रोडक्ट्स और सर्विस जो सेल करती है या तो उसके रेट बढ़ा दें और बीच में ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमाए, या फिर जो उसके कंपनी के एम्प्लॉइज और जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं उसको कम कर दे, तो इन दो वजह से सेल्स कंपनी की नहीं बढ़ेगी बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। बट ऐसा लॉन्ग टर्म तक कंपनी नहीं कर सकती, हो सकता है 2-3-4 साल तक करे। जो मेन ग्रोथ है किसी भी कंपनी का, जो नेट प्रॉफिट बढ़ने का, वो है उसकी सेल्स बढ़नी चाहिए। तो सेल्स बढ़ेगी तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा और स्टॉक ऊपर भी जाएगा, और अगर आप उसमें इन्वेस्टेड हैं पहले से तो जब वो ऊपर जाएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत सिंपल पॉइंट है, सबको पता है, बट काफी लोग इसको इग्नोर करते हैं। अगर रिलैक्सो का ही एग्जांपल लें, इससे पहले जो कंपनी ओपन थी रिलैक्सो फुटवेयर्स, तो रिलैक्सो को अगर हम देखें तो मार्च 2022 से सेल्स लगभग 2600 करोड़ की सेल्स थी और अभी भी 2700 करोड़ की सेल्स हैं। तो 1, 2, 3, 4 साल हो गए, कंपनी लगभग सेम ही जो फुटवेयर
सॉफ्टवेयर है बेच पा रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया, मतलब पहले जिस रेट पे बेच पाती थी कंपटीशन की वजह से उससे कम रेट पे बेच पा रही है, या फिर कंपनी के जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, वो बढ़ चुके हैं जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है आखिरी 4 साल में। तो ओवरऑल प्रॉफिट कंपनी का घट रहा है, तो ये कंपनी ऊपर क्यों जाएगी? ऐसा भी नहीं है अगर इसके पी पे जाए कि अब पी सस्ता हो गया है तो इसलिए ऊपर जाएगी। तो जब कंपनी सेल्स और प्रॉफिट ही नहीं ग्रो कर पा रही है तो इसका स्टॉक प्राइस ऊपर कैसे जाएगा? अब काफी लोग ये सोच देते हैं कि रिलैक्सो है, बहुत बड़ी कंपनी है और आज नहीं तो कल ऊपर जाएगी ही, तो इसको बोलते हैं होप इन्वेस्टिंग। अगर आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे, इसकी जो लेटेस्ट कॉन कॉल हुई है जिसमें मैनेजमेंट बोल रही है, मैनेजमेंट को खुद नहीं पता, मैनेजमेंट ने खुद गाइडेंस नहीं दी। मैनेजमेंट बोल रहे हैं फाइनेंशियल 26 का आउटलुक और मैनेजमेंट गाइडेंस, मैनेजमेंट खुद कॉशियस है मैक्रो और जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो की वजह से। मैनेजमेंट खुद बोल रही है कि 4 से 5% की वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है इस साल, और अगर ज्यादा कंपनी ने प्राइस हाइक किए तो उससे कंजम्पशन में इम्पैक्ट आ सकती है, और जितनी ये वॉल्यूम अभी सेल करते हैं 18 करोड़ स्पेयर, उसको और ज्यादा स्केल कर पाना डिफिकल्ट है। तो मैनेजमेंट कोई भी कंपनी की क्या होती है, जो शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं, जो उस फील्ड में प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको पूरी अच्छी नॉलेज होती है, सीईओ सीएफओ वगैरह, उनका काम है कंपनी रन करना। और वही लोग जब सर्टेन नहीं है कि आने वाले टाइम में कितनी सेल्स और प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो हम लोग सिर्फ इस बेसिस पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा ही फ्यूचर में? तो हमारा पहला पॉइंट ये है स्ट्रेटेजी का कि जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी सेल्स बढ़नी चाहिए, प्रॉफिट बाद की बात है, सेल्स उसकी बढ़नी चाहिए, और मिनिमम आखिरी 2 साल में 15% CAGR बेसिस पे आखिरी 2 साल में उसकी सेल्स बढ़नी चाहिए। यानी कि 24 से अभी 26 चल रहा है, तो 24 और 26 में कम से कम 15% की CAGR बेसिस पे सेल्स ग्रो होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि इस साल 14 बढ़ी है, इस साल 16 बढ़ी, अगले साल 14, वो चलेगा। ओवरऑल हमें 15% CAGR बेसिस पे ग्रोथ चाहिए जिस स्टॉक में हम इन्वेस्ट करेंगे 2 साल के लिए। तो अगर मैं कैलकुलेटर खोलूं तो पहले साल कंपनी में ग्रोथ आनी चाहिए 15% की, तो 1.15%, दूसरे साल फिर से 1.15%, तो 2 साल में लगभग 32% की सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए जिस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस कंपनी को अगर देखें तो इस 32% से ज्यादा है ग्रोथ की नहीं इसमें, भारतीय एयरटेल। तो मैं सिंपली जो यहाँ की सेल्स है 210,973 इसको डिवाइड करता हूँ 2 साल पहले जितनी सेल्स थी 149,982, तो 2 साल में 40% से इसकी सेल्स ग्रोथ हुई है। हमें चाहिए था 32%, तो उस नंबर को एक्सीड करिए, यानी कि ये कंपनी ने पहला यूज केस पास किया। और इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद, जो टॉप निफ्टी 50 कंपनी में आती है, लगभग मार्केट कैप से 3rd नंबर पर है, वो आखिरी 2 साल में 42% ग्रोथ करी है ओवरऑल, 40% ग्रो करी है ओवरऑल। तो ऐसा नहीं है कि लार्ज कंपनी जो है वो स्लो हो जाती है तो नहीं ग्रो कर पाती, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी 40% से ग्रो करी है। सेम अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को हम देखें तो आखिरी 2 साल में इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाते हैं तो 10,55,780 डिवाइड बाय 899,041, तो 2 साल में सिर्फ 17% ग्रो करी है। तो मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से फिलहाल ये बाहर है। ऐसा नहीं है कि बेकार कंपनी है, बट जिस स्ट्रेटेजी के बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं उसमें से ये बाहर हो जाती है। तो पहला पॉइंट है कि हमारी जो सेल्स CAGR होगी 2 साल की वो 15% से ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट है कि 3rd साल में, जो ये साल अभी चल रहा है, इस साल में भी मैनेजमेंट ने, कंपनी ने कम से कम बोला है होगा कि 15% से ही वो ग्रो करेंगे इस साल, या फिर बहुत सारी कंपनी कमेंट्री नहीं करती है रेवेन्यू गाइडेंस पे, तो हमें खुद अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगाना है फिक्स्ड एसेट्स के बेस पे, क्या कि फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं, या फिर जो कंपनी के जो कॉन कॉल पे जाएंगे यहाँ पे पूरा इसको अच्छे से पढ़ना है कि कंपनी क्या बोल रही है इस साल, क्या कोई ग्रोथ गाइडेंस दे रही है या फिर क्या बोल रही है। तो जो बोल रही है उस बेस पे क्या 15% बढ़ने के चांसेस हैं इस साल भी इसकी सेल्स? अगर हाँ है हमारा, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है कि लास्ट 2 इयर्स सेल्स CAGR 15% से होनी चाहिए, और करंट कमिंग ईयर एक्सपेक्टेड वो भी 15% से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये दूसरा क्राइटेरिया है। उसके बाद 3rd पॉइंट है जो वो है कि आखिरी 2 साल का अगर शेयर प्राइस देखें कंपनी का, तो जब हम स्टडी कर रहे हैं उससे लेके आखिरी 2 साल तक उस कंपनी ने रिटर्न नहीं दिया होना चाहिए, यानी कि
उसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो कम होना चाहिए। अगर हम देखें तो लास्ट टाइम ये 26 सितंबर 24 के आसपास हाई बनाया था इसने, तो अभी 26 यहाँ पे मार्च 26 में आई थी ये सेम प्राइस पर, अप्रैल में भी थी और मई में भी थी और अभी जून में भी थी, बट अभी 2 साल नहीं हुए। तो 2 साल तक अगर सेम प्राइस पर है, सपोज करो अभी सितंबर आ गया और या तो स्टॉक प्राइस 1778 है या फिर उसके नीचे है, तो वो हमारा थर्ड क्राइटेरिया है कि स्टॉक शुड बी बिलो 2 years ओल्ड प्राइस। तो स्टॉक ने 2 साल से 15% की CAGR बेस पे ग्रो किया है और 2 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया है और तीसरे साल भी 15% से ग्रो करेगा। तो 3 साल को अगर 15% से हम निकालें तो फर्स्ट ईयर 15%, देन सेकेंड ईयर फिर से 15%, देन थर्ड ईयर फिर से 15%, तो 3 साल में स्टॉक लगभग 52% सेल्स ग्रो कर लेगा। और सेल्स ग्रो होंगी तो प्रॉफिट भी ग्रो होगा और इतने लार्ज साइज की कंपनी है, तो उस केस में हम इन्वेस्ट करेंगे। और उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लिस्ट होनी चाहिए स्टॉक्स की और उसमें से हम बेस्ट सिलेक्ट करेंगे। तो सपोज करो ये एक्सरसाइज मैंने, ये तीनों स्टेप्स मैंने जितने भी निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स हैं उन पे अप्लाई किया और फाइंड आउट किया जो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें तीनों कंडीशन मीट हो रही है और स्टॉक 2 साल के ओल्ड प्राइस पर हैं। तो जब वो मेरे फिल्टर आउट होंगे सारे, सपोज करो 5 हो गए और मुझे सिर्फ 2 स्टॉक्स में इस महीने की जो सैलरी आई है मेरी या फिर जो बिजनेस से पैसा आया है वो सिर्फ 2 ही कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं बेस्ट उनमें से 2 कंपनी सिलेक्ट करूंगा और उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। ये सिंपल सी अप्रोच है। और पहला मेरा टारगेट क्या रहेगा, अगर वो ऑल टाइम हाई से जितना दूर है, अगर यहाँ पे होगा तो ऑल टाइम हाई कितना दूर है, तो पहला टारगेट मेरा 21-22% होगा ऑल टाइम हाई का। अब ऐसे स्टॉक्स जितने भी होंगे उसके चार्ट में 2-3 कंडीशन होंगी, या तो स्टॉक ऐसा होगा कि ऊपर आके ऐसे चल रहा होगा और जिस टाइम हमने फिल्टर आउट किया तो उस टाइम यहाँ पर एकदम ऊपर ही चल रहा है, तो उस टाइम तो ऑलरेडी वो ऑल टाइम हाई पर है, तो उस टाइम उस केस में मेरा जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन होगी, तो 1 साल में अगर मुझे 30% मिल गया तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा 30% के अंदर, क्योंकि 30% तो जाएगा ही। जो कंपनी 3 साल में 52%, आखिरी 2 साल में 32% से ग्रो करी और तीसरे साल मिला के 52% की उसकी ग्रोथ हो जाएगी, तो एटलीस्ट 30% तो जाएगा। लेकिन अगर वो थर्ड ईयर भी यहीं पे ऊपर नीचे घूमता रहता है और 3 साल हो गए अब कंपनी को और 52% ग्रोथ हो चुकी है ऑलरेडी, तो मेरे को इन्वेस्ट करे हुए भी 1 साल हो गया, तो इस बार मैं फिर जब उसमें होल्ड करूंगा तो मैं 100% गेन के लिए होल्ड करूंगा, यानी कि जब तक मुझे उस स्टॉक में 100% रिटर्न नहीं मिल जाता तो मैं उसमें इन्वेस्टेड रहूंगा। और उसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट और सेल सब कुछ तो बढ़ाते ही जा रहा है। और दूसरा, स्टॉक के चार्ट में ये कंडीशन हो सकती है कि ऑल टाइम हाई से नीचे है, तो उस केस में पहला टारगेट होगा ऑल टाइम हाई, दूसरा होगा 30% जो भी इनमें से ज्यादा होगा, और तीसरा होगा 100% का। और थर्ड केस ऐसा भी हो सकता है स्टॉक चार्ट में, अगर थर्ड कंडीशन देखूं तो कोई कंपनी ऐसी भी हो सकती है कि जिसका शेयर प्राइस पहले ऊपर से नीचे आया और उसके बाद ऊपर से नीचे आते आते या तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे मैंने उस स्टॉक को फिल्टर आउट किया इन्वेस्ट करने के लिए, तो पहला टारगेट मेरा होगा यहाँ तक का जो उस रेंज में ट्रेड कर रहा है, दूसरा होगा 30-35% का, और तीसरा होगा 100% या फिर ऑल टाइम हाई जो भी पहले आ जाए। मोस्टली ये 3 कंडीशन ही मिलेंगी आपको, फर्स्ट और सेकंड ही मिलेगी, क्योंकि जो कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है उसमें ये वाला चांसेस बहुत कम है। और चौथा कंडीशन है कि चार्ट की, या फिर चार्ट ऐसे हो कि वो कंटिन्यूअसली ही कंपनी का जो शेयर प्राइस का चार्ट है वो नीचे आता जा रहा है और कंपनी ग्रो करती जा रही है, जो कि बहुत कम चांसेस है कि सेल्स ऊपर बढ़ती जा रही है और प्राइस नीचे आता जा रहा है। जब ऐसा कोई केस दिखे तो ध्यान से उसका जो बिजनेस है वो एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो हमारी किसी भी कंपनी में एनालिसिस का जो पार्ट है 35% हमें बिजनेस के जो नंबर्स वगैरह हैं फाइनेंशियल्स उसको देना और 15% चार्ट को, तो ये दोनों मिला के 50 ही हुआ। जो अलग से 50% ध्यान है वो हमें बिजनेस पे देना है कि क्यों ये बिजनेस ग्रो करेगा, क्या बिजनेस मॉडल है, कंपनी कैसे हर एक पैसा कमाती है और फ्यूचर में कैसे कमाएगी। तो इस केस में हमें इंश्योर करना है कि क्या कंपनी का कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं है जिसको थ्रेट है, यानी कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वही फ्यूचर में आके थ्रेट में हो। जैसे कि अभी आईटी कंपनी जो टीसीएस इन्फोसिस है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीचे जा रही है तो इनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल है उसी को थ्रेट हो गया इसलिए स्टॉक नीचे जा रहा है। तो वो इंश्योर करना है कि बिजनेस को कोई नुकसान तो नहीं है। अगर बिजनेस को स्ट्रक्चरली ही कोई थ्रेट है तो फिर हम उसमें इन्वेस्ट करने से अवॉइड करेंगे। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। और screener.in पे जाएंगे तो screener.in पे हम इस स्ट्रेटेजी को फिल्टर आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सेल्स ग्रोथ आखिरी 3 साल की देता है, CAGR बेसिस पे 5 की देता है और 1 साल की देता है, बट 2 साल का कोई ऑप्शन नहीं है।
तो हमको मैनुअली ही स्टॉक्स फिल्टर आउट करने पड़ेंगे इस स्ट्रेटेजी के लिए। साथ ही साथ जो रिटर्न भी हम देखें तो रिटर्न भी 1 साल, 3 साल, 5 साल, 3 और 6 महीने, 2 साल का नहीं है। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी में मेहनत है, बट ये आपको अच्छे खासे रिजल्ट देगी। और सपोज करो हमने बहुत सारे स्टॉक्स इस स्ट्रेटेजी से फिल्टर आउट करे, मान लो हमने 100 कंपनी पढ़ ली और हमने इस स्ट्रेटेजी से 20 कंपनीज मिली, हालांकि अब हमें 10 में ही इन्वेस्ट करना है, तो फिर हम कुछ अलग फिल्टर लगाएंगे। एक और फिल्टर आएगा हमारा ROC का फिल्टर आएगा। आखिरी 2-3 साल में जो कंपनी की ROC है वो 15% से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि जो कंपनी का खुद का और जो उसने डेट भी लिया हुआ है वो जो पैसा है मिलाकर वो 15% से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि 15% से ज्यादा कंपनी अगर उस पर रिटर्न कमा रही है तो ही बिजनेस करने का फायदा है। अगर कोई कंपनी 100 पे 5-6 रुपए ही कमा रही है तो फिर उससे अच्छा है कि उस पैसे को FD कर दें, क्योंकि FD उससे ज्यादा इंटरेस्ट दे देगी। तो कोई कंपनी अगर 100 में से 15% का ज्यादा ROC होता है जिसका, यानी कि वो 100 रुपए में 15 से ज्यादा कमा रही है, तो वो एक अच्छा बिजनेस है या फिर मैनेजमेंट एफिशिएंट है उसकी। तो सेकंड उसके बाद हमें ये फिल्टर लगाना है जिससे कि हमारी उन 20 में से कुछ और कंपनी फिल्टर आउट होके आ जाएं। और उसके बाद अगर और भी फिल्टर आउट करनी है तो हम डेट टू इक्विटी का यूज कर सकते हैं कि जिस कंपनी पे सबसे कम डेट हो। तो ये हमें फिर से अपनी जो पहली वाली स्ट्रेटेजी हमने जो पॉइंट डिस्कस किया कि हमें बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, तो स्ट्रेटेजी हमारी ये रहेगी और इसको हमें फर्स्ट वाले पॉइंट के साथ मिला देना है कि इससे जो स्टॉक्स फिल्टर होके आए उनमें से हमें बेस्ट सेलेक्ट करके इन्वेस्ट करना है। और जैसे ही हमारे टारगेट पे आ जाए वो उनसे निकल लें और फिर से अपना पैसा दूसरे किसी स्टॉक में री इन्वेस्ट कर दें। इसके अलावा बाकी किसी और स्ट्रेटेजी पे फोकस नहीं करना है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को ओवर द टाइम करते रहेंगे लॉन्ग टर्म, तो ये आपको 100% रिजल्ट देगी और आपका सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। और ऐसी कंपनी में आपको एवरेज करते हुए भी डर नहीं लगेगा। जो एक ग्रोइंग बिजनेस है, सेल्स बढ़ा रहा है, प्रॉफिट बढ़ा रहा है और फ्यूचर में बढ़ाने की बात भी हो रही है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट आप अगर डेली इस स्ट्रेटेजी को ऑफिस या अपने बिजनेस से घर आने के बाद डेली 1 घंटा दे सकते हैं तो ये आपको बहुत कम एफर्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट देगी और आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। अगर आपको कोई डाउट है, अभी भी कुछ चीज समझ नहीं आई, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।